सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ ग़ुलाम मुर्तज़ा और हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के रिपोर्टर जनाब अनवर अब्बास। इनके साथ हम मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर, जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं और हमारे जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उन पर बात करेंगे। एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, इसराइल को हमने रिकग्नाइज़ करना है या नहीं करना। आज फ़ॉरेन ऑफिस में भी इस पर बात हुई। प्राइम मिनिस्टर खुलकर ये बात कह चुके हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ये तय कर चुके हैं फ़लस्तीन इसका मामला इसराइल का, और जब तक वो मुतालबात, जो बेसिक मुतालबात हैं, वो कबूल नहीं होते, यानी टू नेशन थ्योरी, वो जो दो रियासतों का जो नज़रिया है, उसके तहत इसराइलियों की और फ़लस्तीनियों की अलग-अलग रियासत नहीं बन जाती, और बैतुल मुक़द्दस जो है वो उसका फ़लस्तीन का उसको आप नहीं बनाते दारुल खिलाफा, और 67 से पहले जहाँ पर फ़ौजों जो जोग्राफिया जिस तरह से था और फ़ौजें इसराइल की जहाँ पर जिस इलाके में थी उसमें वापस नहीं जाती, तब तक इसराइल की रिकग्निशन जो है वो नहीं हो सकती। लेकिन इस पर अनवर अब्बास से आज बात करेंगे कि फ़ॉरेन ऑफिस में क्या हुआ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जो रिसेंट अभी मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में ये बात की गई है कि ये कोई लीक है और फिलर है, और पाकिस्तान में ये कुछ सोच आ रही है कि इसराइल को रिकग्नाइज़ कर लेना चाहिए। तो ये एक बड़ा एक अहम और सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान के नज़दीक, बड़ा पाकिस्तानियों के दिल के नज़दीक है ये बात। तो इस पर आज बात करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब को कोरोना हो गया और अब वो जो जलसा है उसको वीडियो लिंक से वो ख़िताब करेंगे। मरियम साहबा ने कहा है कि वो तो ज़रूर जाएंगी। तो अब बड़ा सवाल ये है कि कोरोना, हुकूमत कह रही थी कि आप जलसों में ना जाएं। अब बिलावल साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन इस कोरोना की वजह से वो अपनी हमशीरा की मंगनी की तकरीबात में भी शायद शिरकत ना कर सकें। तो इस पर कि अब जलसा कैसा होगा, क्या होगा वहाँ पर, इस पर बात करेंगे। मरीम नवाज़ ने आज सहाफ़ियों से बात की है, जिसमें बड़ी लंबी चौड़ी बात है, जिसमें उन्होंने डिफेंड किया नवाज शरीफ साहब का लंदन में जाना, और कहा है इमरान खान साहब के पास वो मेडिकल की रिपोर्ट्स भी आ गई थी जिसमें उन्हें पता चल गया था कि वो बीमार है, इसलिए डर के बाहर जाने दिया। एक जो उन्होंने बात कही है कि नवाज़ और शहबाज़ को कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरी बहुत सारे मुस्लिम लीगियों से जो नवाज शरीफ साहब के बयानिए से तंग हैं, वो कह रहे हैं ये कोई अच्छी खबर नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए। अगर शहबाज शरीफ भी वही काम करते हैं और उसी पॉलिसी पर चलते हैं जो नवाज शरीफ साहब हैं, तो फिर जो एक छोटी सी एक उम्मीद थी कुछ मुस्लिम लीगियों के दिल में कि शायद शहबाज शरीफ साहब मामलात को संभाल लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से कोई गुफ्तगू उनकी मीनिंगफुल हो जाएगी, और फिर जो मुस्लिम लीग नून पर जो सख्तियाँ हैं वो थोड़ी टल जाएंगी, उनकी जो उम्मीदें हैं वो थोड़ा मुतासर हुई हैं। और ये कोई नून लीग के उन लोगों के लिए जो नवाज शरीफ साहब के बयानिए को ज़हनी तौर पर तस्लीम नहीं करते, उनके लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। मुर्तज़ा, इसी पर शुरू करते हैं। बड़ी अहम ये ख़बर है कि अगर नवाज़ और शहबाज दोनों एक हैं, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि ये तो फिर सारी मुस्लिम लीग नून बंद गली में चली गई। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। और अगर हम बिल्कुल हम भी मानते हैं कि नवाज़ और शहबाज जो हैं वो एक हैं, इकट्ठे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स दोनों की अलग अलग है। आप उनका फ्रॉम डे फर्स्ट, जब से वो पॉलिटिक्स में हैं, आप उस वक्त से लेके आज तक आप देख लें। पहले तो खैर दोनों ही एक ही तरह की पॉलिटिक्स कर रहे थे, फिर बाद में मियाँ साहब के जो झगड़ेबाज हुए और उसके बाद उन्होंने अपना जो रुख था वो तोपों का रुख धारों की जानिब कर दिया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमेशा मियाँ साहब के सेवियर के तौर पे शहबाज शरीफ ही सामने आए हैं, और वही दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उसमें वापस लाए हैं। और अगर ये बात, लेकिन अभी अगर नवाज़ और शहबाज में कोई फ़र्क नहीं है और ये वफ़ादारी की सज़ा काट रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि वो जो नवाज शरीफ का बयानी है वो शहबाज साहब के भी दिल के बड़ा नज़दीक है। वो बज़ाहिर जो मर्ज़ी कहते रहें, मैं कह रहा हूँ जो मरीम साहबा ने जो बात कही है उससे तो फिर बिल्कुल भी अगर कोई वो कहीं कोशिश कर भी रहे थे
तो ये तो मुझे लगता है कि उनकी कोशिशों को सबोटाज किया उन्होंने। ये एक ओवरलैपिंग कह सकते हैं आप। मरियम की बहुत सी बातें आप देख रहे हैं कि वो बात करती हैं, लेकिन बाद हम देखते हैं कि वो दरमियान में से वो बात नहीं। शी स्पीक्स बट शी डजंट मीन। जी बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि बातों को ज्यादा संजीदगी से ना लें। संजीदा एक हद तक जाहिर है कि वो पार्टी की अभी नायब सदर के तौर पे आप ये देखें कि वो है, लेकिन उनकी बातें आप जितने हमारे दोस्त अहबाब मौजूद हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे वो ओहदों पे हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ में, उनसे जब भी कभी बात हुई है तो वो एक बात ज़रूर करते हैं कि हमें जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको देखना है, हमें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखना है, और हमने ये देखना है कि अवाम की बेहतरी किस तरह से हो सकती है। इन चीज़ों को अगर लेके एजेंडा अगर ये है तो फिर कोई मसला नहीं है, तो किसी का फ़ौज के साथ कोई मसला नहीं है। तो आप जिस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ भी उसी तरह की पॉलिटिक्स में पूरा हिस्सा लेगी। लेकिन जो पॉलिटिक्स इस वक्त मियां नवाज़ शरीफ की और मरियम नवाज़ साहबा की है, उसको अगर हम ये देखते हैं तो डेफिनेटली अगर वो वाक़तन अगर ये बात सच्ची है और वो ये कहती हैं कि मियां शहबाज शरीफ का बयानिया भी वही है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के कायद मियां नवाज़ शरीफ साहब का है, तो फिर तो बंद गली के आगे फिर कुछ भी नहीं है। फिर ये पार्टी ख़त्म होगी और फिर नई को पार्टी बनेगी। शायद वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ ना हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं, वो उस तरफ आगे बढ़ जाएं, लोग इनको छोड़ जाएं। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे कोई भी सियासी पार्टी होगी उसको ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसके मुताबिक आगे बढ़ना है और इसी को बेहतरी कर लेके आनी है। और एक दफ़ा नहीं, बार बार इलेक्शंस होंगे और बेहतरी आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी। और जो ओवरलैपिंग कहीं नज़र आती है किसी जगह पे, या ये बात जो कर रहे हैं, आप ख़ुद तो वोट को इज़्ज़त के बयानी के ऊपर कायम नहीं है। मियां नवाज़ शरीफ साहब को देख लें, जब उनका दौरे हुकूमत था, मैं ख़ुद उनकी बीट 5 साल कवर करता रहा हूँ। यकीन मानिए कि पूरे 5 साल में एक दफ़ा भी मियां नवाज़ शरीफ ने अपने बीट रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात नहीं की। ये कुछ छोटी बात नहीं है, आप भी जानते हैं, आप प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि बीट रिपोर्टर्स के साथ अभी इमरान खान साहब के 2-2.5 साल हुए हैं, बीट रिपोर्टर्स के साथ उनके इंटरेक्शन को कम से कम 4 से 5 इंटरेक्शंस उनके हो चुके हैं। तो ये होता है कि बीट रिपोर्टर्स को आप बुलाते हैं, उनके साथ बात करते हैं। इवन के 6 महीने रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, 2 दफ़ा उन्होंने इंटरेक्शन किया, ठीक है, गैर रस्मी तौर पे भी। ठीक है, तो ये उनकी ये रिपोर्टर से इंटरेक्शन जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मर्ज़ी जब हो सियासतदान की तो वो बात कर लेता है, जब उसकी मर्ज़ी ना हो तो वो ना करे। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने 3 हफ्ते किसी से बात नहीं की, हालांकि वहाँ पर जो मीडिया है वो एक उसका एक अपना रोल है। बारह साहब एक जुमला इसमें ऐड करूँगा, वो बिल्कुल मैं इस तनाज़र में कतन बात नहीं कर रहा हूँ कि जर्नलिस्टों को नहीं बुलाया या बात नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ कि बल्ती साहब जिंदा थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके फ़ोटोग्राफ़र, वो इनकी मीटिंग्स जो MNAs होते थे ना, उनकी मीटिंग्स वो अरेंज किया करते होते थे। और जिस तरह MNAs उनके साथ मीटिंग करते थे, बल्ती साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं, हमें अंदाज़ा है कि वो किस तरह से उनकी मीटिंग अरेंज किया करते थे मियां नवाज़ शरीफ के साथ। इवन के बहुत करीबी हमारे दोस्त MNAs जो हैं वो 2-3 साल तक तो उनसे सलाम दुआ नहीं ली मियां साहब ने। तो ये वोट की इज़्ज़त थी तो उनकी नज़र में। नहीं, वोट देखें, वोट की इज़्ज़त जो है ये तो एक बयानिया, वो एक बार एक डिबेट हम बिल्कुल टॉपिक से हट जाएंगे जो बात आप कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि डिस्कस हम ये कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो फ्यूचर है, अगर शहबाज और नवाज़ साहब दोनों एक ही लाइन पर हैं तो फिर, और ये मरियम साहबा कह रही हैं, तो नून लीग जो मेरी जिन लोगों से बात हुई है वो ये कहते हैं कि एक बंद गली में चली गई है। फिर इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई है वो इस जमात को कहीं का नहीं छोड़ेगी और फिर एवेंचुअली बहुत सारे लोग इनसे अलहदा होंगे, फिर इसके बतन से एक नई जमात का वजूद में आएगा। क्योंकि तसव्वुर ये किया जा रहा था कि अगर नवाज़ शरीफ साहब सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका सख्त बयानिया है, तो शहबाज शरीफ साहब एक थोड़ा मिडिल ग्राउंड पे हैं इस हवाले से, तो वो पार्टी को यकजा करने में कामयाब होंगे। लेकिन आज जो मरियम साहबा ने बात की है उसके बाद तो ऐसा लग रहा है, अगर ये बात सच है कि मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है, उन लोगों की जो फ़ौज के साथ इस तरह झगड़ा नहीं चाहते, वो सियासत तो फिर अपने इख्तिताम को हमें पहुँचती हुई नज़र आ रही है। अनवर अब्बास, दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। इसराइल के रिकग्निशन, आज सवाल जवाब हुए, आपने किया, बताइए क्या आपने महसूस किया? क्योंकि पिछले दिनों
पिछले 1-2 दिनों में मुबशर लुकमान साहब ने भी एक इजरायली चैनल को गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो ये समझते हैं कि कब इसराइल को रिकग्नाइज़ कर लेना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में कैबिनेट का हिस्सा भी थे। तो वो इस पर एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बड़ी ट्रेंडिंग हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट शायद इसको एक फिलर के तौर पे छोड़ा गया, इस बात को गेज करने की कोशिश कर रही है कि इस पर क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि पाकिस्तान अंडर प्रेशर लग रहा है। अगरचे इसको डिनाई किया है फॉरेन ऑफिस ने, अब प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, पहले कहा था प्राइम मिनिस्टर ने कि हम दबाव में हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब तक कायद-ए-आज़म का जो असूल है वो फॉलो नहीं किया जाता, यानी 2 रियासतें नहीं बनती फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए, एक यहूदियों के लिए, एक मुसलमानों के लिए, तो उस वक्त तक हम इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। तो आज फ़ॉरेन ऑफिस में आपकी क्या गुफ्तगू हुई तर्जमान से, और क्या आपने महसूस किया कि वाकई कोई पाकिस्तान के अंदर कोई इस हवाले से कोई तब्दीली है सोच में, किसी चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज दफ्तर ख़ारजा में जो हफ्तावार ब्रीफिंग थी उसमें इसराइल के हवाले से काफ़ी सवालात किए गए सहाफ़ियों की जानिब से, और मुझे इसमें तब्दीली ये दिखाई दी कि इससे पहले जो सवाल करने का अंदाज़ होता था वो इसराइल मुखालिफ होता था। आज सहाफ़ियों की तरफ से इसराइल के हक़ में सवाल किए जा रहे थे कि अगर हम तस्लीम कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो ये सोच के हवाले से मुझे तब्दीली दिखाई दी जो सहाफ़ियों की सोच के, और सेकेंडली जब तर्जुमान से ये पूछा गया कि इसराइल के हवाले से बाबाए कौम ने क्या पॉलिसी दी थी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था, तो उस पर उन्होंने खामोशी जो है वो इख्तियार की और कोई इसका जवाब नहीं दिया था। हम जब उनसे ये सवाल हुआ कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से दफ्तर ख़ारजा का क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने उस पर जो जवाब दिया, उन्होंने कहा एक तो फ़लस्तीनियों को इस्तिस्वाब राय का हक़ दिया जाए, सलामती कौंसिल और OIC की करारदादों के मुताबिक जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ नहीं मिल जाते पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। ताहम पाकिस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी रही है इसराइल को तस्लीम किए जाने के हवाले से वो बड़ी वाज़ेह है। उसमें ये क्लियर कट कहा गया है कि जब तक के फ़लस्तीनियों को 2 रियासती हल, जो एक इसराइल और फ़लस्तीन को अलहदा 2 रियासतों में तकसीम नहीं किया जाता, OIC और UN की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मद्देनज़र रखते हुए ये 2 रियासतें कायम की जाएँ, और इसमें फ़लस्तीनियों को जो है अल-कुद्स अल-शरीफ को एज अ कैपिटल दिया जाए, और 1967 से पहले की सरहदें जो इसराइल ने इलाके जिन पे कब्ज़ा किया था 1967 से, उन पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी रियासत बनाई जाए। तब पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सोचेगा। ये दिखाई ऐसा देता है कि कुछ ऐसे टेस्टर या फिलर्स छोड़े जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जिससे वो गेज करना चाहते हैं कि पब्लिक इस हवाले से क्या सोचती है, पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। जी अच्छा जी, अपना गुलाम मुर्तज़ा ये जो बात कही है, मैं सुन रहा था टीवी पर, इंटरव्यू भी मैंने सुना मुबशर लुकमान साहब का, और भी बहुत सारे लोगों की मैंने चीज़ें पढ़ी हैं इसके हक़ में भी और मुखालफत में भी। जो लोग इसके हक़ में हैं वो एक बड़ी दलील देते हैं। मैं चाहता हूँ आप ज़रा इस पर अपनी राय दें, और फिर अनवर अब्बास से भी पूछते हैं। वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का भारत है, हम 3 या 4 जंगें उनसे लड़ चुके हैं, लेकिन उनकी यहाँ पर हाई कमीशन मौजूद है, उनके डिप्लोमेट यहाँ पर मौजूद हैं, और हम उनसे गुफ्तो शनीद करते हैं। जबकि इसराइल के साथ हमारा कोई बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और जिन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट हैं, मतलब फ़लस्तीनियों का उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट था, तो फ़लस्तीनी इसराइलियों के साथ बैठे और कैंप डेविड मुआहदा हुआ पहले सबसे, फिर उसके बाद ओस्लो अकॉर्ड हुआ, जिसमें फिर फ़लस्तीनी रियासत, फ़लस्तीनी अथॉरिटी का क़याम आया अमल में, और उसमें अब महमूद अब्बास उसके सदर हैं। इससे पहले यासर अरफ़ात को ये था ओहदा उनके पास था। तो पाकिस्तान, अगर कल कोई मुज़ाकरात होते हैं फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए, तो पाकिस्तान उसमें पार्टी भी नहीं है। जो पार्टी हैं वो इसराइल के साथ बात भी कर रहे हैं, उनके साथ मिल भी रहे हैं, लेकिन हम उनको हम रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे। और यहाँ पर ये बात भी लोग करते हैं कि रिकग्निशन का मतलब ये नहीं है, यानी इसराइल को तस्लीम करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसराइल की पॉलिसीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, कि आप कह रहे हैं कि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो ठीक है, या आप फिर ये नहीं कह सकते कि जी 2 रियासतों का वजूद होना चाहिए, जो एक फ़लस्तीनियों के लिए हो, एक मुसलमानों के लिए हो। एक ही सबसे बड़ी बात जो की जाती है कि क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये कह चुके
कि जब तक ये मसला हल नहीं होता फ़लस्तीन का, हम इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर की भी यही पोजीशन है, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की भी यही पोजीशन है। लेकिन ये मैंने आर्गूमेंट वो आपके सामने पेश किया है गुलाम मुर्तज़ा, जो लोग ये चाहते हैं कि जो इसराइल है उसके हवाले से हम पॉलिसी को रिविज़िट करें। व्हाट डू यू से? सर जी देखें, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात की थी वो उस वक्त की बात थी, नाजायज़ रियासत के हवाले से उन्होंने कहा था कि इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसी तरह अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनके आप अशार देखें, उनमें भी आपको चीज़ नज़र आती है। फैज़ अहमद फैज़ को देखें, उसमें भी आपको उसी तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ होती है ना, उसका सियाक़ो सबाक़ ज़रूर उसको मद्देनज़र रखना पड़ता है। उस वक्त ये सियाक़ो सबाक़ ये था कि मुस्लिम उम्मा एक मुस्लिम वर्ल्ड के तौर पे, मुस्लिम उम्मा के तौर पे उभर रही थी, जिस वक्त सब मुसलमान इकट्ठे थे। सऊदी अरब, UAE, गल्फ़ सारा, और पाकिस्तान का बड़ा लीडिंग रोल था उस वक्त। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देखें, उससे पहले आप शाह फैसल के दौर को पाकिस्तान के साथ मिला के देखें, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद एक मुस्लिम ब्लॉक जो है वो तरतीब दे रहे हैं और उसमें पाकिस्तान का बड़ा लीडिंग रोल होगा। तमाम जो ऑयल की पैदावार है उसके पैसे पाकिस्तान में बैंक बनेगा, उसमें आ जाएंगे। तो ये उस वक्त की सूरत हाल, उस वक्त की पॉलिटिक्स के मुताबिक ये चीज़ें चल रही थी। जो मौजूदा इस वक्त की सूरत हाल है, जो आपने बड़ा एक बेहतरीन आर्गूमेंट है ये कि इंडिया के साथ फ्रॉम डे फर्स्ट, जिस दिन से पाकिस्तान का वजूद मार्ज़ वजूद में पाकिस्तान आया, उस दिन से पाकिस्तान को तोड़ने का अमल इंडियन अथॉरिटीज़ ने शुरू कर दिया और मशरक़ी पाकिस्तान को हमसे जुदा किया। यानी वो बाकायदा पाकिस्तान के दुश्मन है, लेकिन हम उनके सफारतकारों से मिलते हैं। उनका हाई कमीशन भी यहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान का हाई कमीशन भी मौजूद है, और उनसे हमारे सफारती ताल्लुकात कभी मुनक़ता नहीं हुए। लेकिन हमने कभी भी कश्मीर के हवाले से या दूसरे मामलात में जो इंडिया की पॉलिसी है उसको सपोर्ट नहीं किया, उसको सही तस्लीम नहीं किया। लेकिन ताल्लुकात हमारे साथ, सफारती ताल्लुकात उनके साथ हैं। तो ये बहुत सारे लोग जो ये मैं सवाल जो करते हैं, जो मैं आपसे कर रहा हूँ, कि फिर इसराइल के साथ क्यों नहीं हो सकते सफारती ताल्लुकात? डिप्लोमेटिकली अगर हम ये देखते हैं कि ये डिबेट जो अभी हुआ है, जिस तरह अभी अनवर अब्बास जो हैं बता रहे हैं कि आज वहाँ पे भी एक फॉरेन ऑफिस में भी बात थी, और दीगर हम ये देख रहे हैं कि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं। तो सिंपल इसमें ये चीज़ आती है कि अगर आप इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं या कायम करना चाहते हैं, तो आपको बतौर पाकिस्तान एक रियासत के किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में इसका डायलॉग किया जाए, इसका डिबेट किया जाए, और जो भी मिथ बाहर आए, जो भी रिज़ल्ट हो उसके मुताबिक इसराइल के साथ आप ताल्लुकात ज़रूर इस्तवार कर लें, उसके साथ आप मिल लें। लेकिन पॉलिसी आपकी वही है कि इसराइल और फ़लस्तीन दो अलग अलग रियासतें हैं। इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्जा किया, वहाँ रियासत वजूद में आई, और उसके बाद सही है। नहीं, ये प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर आप रहें। बात आपकी सही है बिल्कुल। अनवर अब्बास, मैं एक और बात करता हूँ। अगर हम इसराइल को रिकग्नाइज कर भी लेते हैं, सपोज कर लें, अब एक आर्गूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि जी एक डिबेट होती है पाकिस्तान में और उसके बाद ये फैसला कर लिया जाता है कि हम इसराइल को रिकग्नाइज कर लेते हैं, उनके साथ सफारती ताल्लुकात बना लेते हैं। पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा क्या है? फिर क्या फ़ायदा है पाकिस्तान को? हम उनकी पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उनके डिप्लोमेटिकली हर जगह पर हम उनकी मुखालफत करेंगे, तो फिर रिकग्नाइज करने का फ़ायदा क्या है? कोई बेनिफिट है इसका? अच्छा, वैसे इससे पहले मैं थोड़ी सी आपकी पिछली जो बात की जा रही थी कि हमारी इसराइल के साथ बरह रास्त एनॉनमिटी या दुश्मनी नहीं है, इसके वाले से बात एनिमोसिटी, उसमें मकबूजा कश्मीर में इसराइली पकड़े भी गए थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसराइली कमांडोज़ भी पकड़े गए। उसके अलावा 1967 में पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल हुई इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ाई में बाकायदा तौर पे, और साबका एयर चीफ मसफ अली मीर के शायद एक भाई गालबन मिसिंग इन एक्शन भी थे इसराइल के ख़िलाफ़, और हमारे बहुत से पायलट्स ने अपनी जानें भी दी और कुर्बानियाँ दी। बाबाए कौम का भी एक क्लियर कट स्टैंस मौजूद है। और अगर हम इस वक्त तस्लीम करते हैं तो क्वेश्चन मार्क ये कि हम इस वक्त क्यों तस्लीम करें, आखिर हम पे कौन से ऐसे प्रेशर हैं, हमने माजी में क्यों नहीं कर लिया? अगर तस्लीम ही करना था तो हम माजी में कर लेते, हमें बेनिफिट भी मिलते तुर्की की तरह। जैसे तुर्की ने गल्फ़ वार में अड्डे दे दी थे अमेरिकन को, आखिर उन्होंने कोई बेनिफिट लिए, उनको कोई फ़ायदा हुआ। अब अगर हम किसी के कहने पे तस्लीम करने का सोच रहे हैं तो उसका फ़ायदा शायद हमें कम होगा, जिसके कहने पे हम तस्लीम करेंगे उसको ज़्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान पे इस वक्त इंटरनेशनली प्रेशर है, अरब स्टेट्स की जानिब से भी है,
और अमेरिकन की जानिब से भी है, और ये प्रेशर ये कि इसराइल को तस्लीम किया जाए क्योंकि उन्होंने तस्लीम कर लिया है। अरब स्टेट्स से फ़लस्तीनी कोई ज़्यादा खुश नहीं रहे। ये भी हमें इस चीज़ को क्लियर रखना होगा कि फ़लस्तीन बाकायदा सऊदीया के या दीगर जो गल्फ़ ममालिक हैं जो तस्लीम कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ फ़लस्तीन में बाकायदा तौर पे मुजाहरे भी हुए और फ़लस्तीनियों में कोई ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं किया गया और कभी भी उनकी सपोर्ट को फ़लस्तीनियों ने ज़्यादा क्रेडिट उनको नहीं दिया। अब अगर हम भी उनकी लाइन पे चल पड़ेंगे तो हमारे फ़लस्तीनियों से भी ताल्लुकात मज़ीद डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि ब्लैक सितंबर फ़लस्तीनी अगर पाकिस्तान फ़लस्तीन को रिकग्नाइज़ करता है, उसको डिप्लोमेटिकली इसराइल को रिकग्नाइज़ करता है पाकिस्तान, तो फ़लस्तीनी आप कह रहे हैं नाराज़ होंगे। तो फ़लस्तीनी तो ख़ुद इसराइलियों से बात करते रहे, और वो जो यासिर अरफ़ात ने मुज़ाकरात किए कैंप डेविड में, फिर उसके बाद ओस्लो जो अकॉर्ड हुआ, वो तो उनके साथ गुफ्तगू भी करते हैं। मामलात गुफ्तगू के बगैर तो हल नहीं होते ना, तो वो ख़ुद तो गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हम अगर उसको रिकग्नाइज़ करें तो आप कह रहे हैं वो हमसे खफा हो जाएंगे। बेसिकली स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी थी जिसके तहत फ़लस्तीनियों को टेबल पे लाया गया, और फ़लस्तीनियों में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि इस्लामी जिहाद और हमास और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अभी भी इनके मुखालिफ हैं कि हम इसराइल के साथ क्यों बैठे, और वो आज भी लड़ रहे हैं। और 2007 में बाकायदा जब लबनान के साथ इसराइल की जंग हुई थी तो उन्होंने भी एक महाज खोला था और बाकायदा फुल फ्लेज रेजिस्ट किया था और मिलिटरली उन्होंने इसराइल को काउंटर किया था, और वो आज भी इन मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हैं। जो पाकिस्तान का ताल्लुक है कि पाकिस्तान ने अगर तस्लीम करना था तो हमें अपना फ़ैसला करना चाहिए था, ताकि हम कोई बेनिफिट तो लेते, आखिर हमें कोई फ़ायदा होता। अब जबकि हम किसी के कहने पे तस्लीम करेंगे, किसी के प्रेशर पे तस्लीम करेंगे, तो वो हमें बराह रास्त वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपको कहीं ये फीलिंग आई, आप मिलते हैं फ़ॉरेन ऑफिस के लोगों से भी मिलते हैं और भी ताकतवर लोगों से, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द डोर आपकी ब्रीफिंग्स होती रहती हैं चीज़ों को समझने समझाने के लिए। ये जो अभी रिसेंट ये जो गुफ्तगू है सारी इसराइल को रिकग्नाइज़ करने या ना करने के हवाले से, आपको लगता है कि ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कोई प्रेशर गेज करने के लिए, लोगों की पल्स गेज करने के लिए, और फिर उसके बाद कोई फ़ैसला किया जाएगा? सबसे पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम पे प्रेशर है अमेरिकन की जानिब से भी और कुछ हमारे दोस्त ममालिक भी, जिनका उन्होंने नाम लेने से इत्ज़ाज़ बढ़ता, नाम नहीं लिया। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि हमारे वो दोस्त ममालिक इस वक्त जो है हम पे थोड़ा सा एक वो दोस्ती की जगह थोड़ा सा सख्ती का उनका अंसर आ रहा है हमारे ताल्लुकात में। हम शायद इसको पब्लिकली नहीं कह सकते, लेकिन एक तनाव का एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल, एक हमारे दोस्त मुल्क की जानिब से 12 ममालिक पे वीज़ा बैन किया गया कोरोना का नाम ले रहे हैं ना, ले नाम हमें जी बिल्कुल। किसी से मुत्तहिदा अरब अमारात ने 12, मैं ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ पर पाकिस्तानियों का सबसे पहले तो वीज़ा बंद कर दिया गया है, उन 11 ममालिक में शामिल किया गया है, और बज़ाहिर ये कहा गया है कि ये कोविड की वजह से बंद किया गया है। लेकिन भारत में तो कोविड पाकिस्तान से ज़्यादा है, ज़्यादा बुरे वहाँ पर तो उन लोगों के तो वीज़े नहीं बंद किए गए। और फिर कोविड का ताल्लुक कोई शलवार कमीज़ से तो नहीं है, जो खबरें वहाँ से आ रही हैं कि क्रैकडाउन हो रहे हैं, शलवार कमीज़ पहन कर जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, जिस तरह पहले आते जाते थे, उनको पकड़ा जा रहा है, उन पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से पाकिस्तान का वीज़ा बंद किया गया। एक बात तो तय है कि अब UAE के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ वो नहीं रहेंगे जो पहले थे। वहाँ पर ये जो कुछ भी हो रहा है, ये इसके पीछे कौन है और इसके मकासद क्या हैं, और क्या ये सिलसिला यहीं पे थमेगा या आगे मज़ीद बढ़ेगा, ये अहम मौज़ूआत हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर लेना है छोटा सा एक वक्फ़ा। हमारे साथ ही रहिए, वापस आते हैं तो इसी मौजू पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है, इसराइल को तस्लीम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। कुछ पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह मीडिया में ये बात आई है, बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये फिलर है और ये पाकिस्तान के अवाम की जो पल्स है, उनके जो जज्बात है, उसको जांचने के लिए कि कितना रिस्पांस आता है, कितना रिएक्शन आता है, इसलिए मीडिया में ये बात की गई है। और हम बात कर रहे थे क्रैकडाउन की। इस वक्त जो UAE में क्रैकडाउन हो रहा है, शलवार कमीज़ में मलबूस लोग अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो ये रिपोर्ट्स हैं कि कुछ जगहों पे उनको पिकअप किया गया, उनको कस्टडी में ले लिया गया। और ये जो जानने वाले हैं मामलात को, वो समझते हैं कि ये सब कुछ इसराइल के बिहस्त पे हो रहा है। इसराइल
पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को एक सिक्योरिटी थ्रेट समझता है और वो बिल्कुल एक पर्ज करना चाहते हैं, पाकिस्तानियों को उस सोसाइटी से निकालना चाहते हैं अनलेस के पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज़ ना कर ले, या जो एनिमोसिटी है, जो अब इतनी शदीद एनिमोसिटी है, जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। तो अनवर अब्बास, हमारा फ़ॉरेन ऑफिस ऑन रिकॉर्ड तो ये बात नहीं मानता। वो कहते हैं जी कि वो कोविड है और हमें नहीं पता, लेकिन आपकी ऑफ द रिकॉर्ड किसी से बात हुई होगी, इस चीज़ का अदराक है। और इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड कर लेते हैं हम कि इमरान खान साहब ने कोशिश तो बहुत की है ताल्लुकात को बेहतर बनाने की। अभी 150 फैल्कन्स उसका एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया गया यूएई के जो सरबराह हैं प्रिंस मोहम्मद के लिए, हालांकि इसकी इजाज़त नहीं है इंटरनेशनल कानून के तहत, क्योंकि अगर ये मामला कहीं रिपोर्ट हो जाता है तो GSP प्लस स्टेटस जो है पाकिस्तान का, उस पर भारत ज़रूर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वार करने की कोशिश करेगा। तो कोशिशें इस लेवल पे तो बहुत प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं कि किसी तरीके से मामला बेहतर हो जाएं, लेकिन जो वहाँ पर इसराइल की आमद है, जो वहाँ पर आगे सारा वो इजरायली इन्वेस्टमेंट और जिस तरह उनके सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, क्योंकि हमने तो देखा है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर, जब मैं कई दफ़ा पाकिस्तान आया शुरू में जब मैं वहाँ पे रहता था, तो बिल्कुल PIA का जो जहाँ से जहाज़ उड़ता था उसके पास ही अल हिलाल जो इनकी एयरलाइन है इजराइल की, उसका वो था टर्मिनल। तो जिस तरह वहाँ पर सिक्योरिटी होती थी, जिस तरह चेकिंग की जाती थी बंदों की, तो वो तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये बहुत जल्द जो भी पाकिस्तानी बेचारे थोड़े रह गए हैं वो UAE से निकाल दिए जाएंगे। और फिर एक इशू रेमिटेंस का, फॉरेन रेमिटेंस जो अभी हर महीने $2 बिलियन से ज़्यादा है, वो तो बहुत शदीद तरीके से मुतासर होगी, क्योंकि दुबई में तो बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की तादाद है। अनवर अब्बास, बिल्कुल, हमें इसके लिए मुतबादिल आज से जो है अभी से हमें तलाश करने होंगे, क्योंकि नशे लगे एक ताल्लुकात, हम तो कोशिश करें कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे रहें, और हम इस हद तक कोशिश करें कि हम उन्हें फिर तलोर के शिकार की इजाज़त भी दे रहे हैं, बावजूद के ख़राब ताल्लुकात के। वो आएँ, शिकार करें, तलोर खाएँ और जाके इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात भी बनाएं, लेकिन इसके बावजूद तलोर खाएँ, मौज मस्ती करें, जो मर्जी करें। जी बिल्कुल, मतलब एक हम आउट ऑफ वे जाके उनको हर लिहाज से, उनके प्रिंस जो हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट लाइसेंसेस भी दे रहे हैं, त्यारे भी दे रहे हैं, सारा कुछ हम करें, लेकिन वो बात वही है कि अगर वो आपके साथ अच्छे ताल्लुकात मेंटेन नहीं करना चाहते तो क्या हो सकता है। इसके लिए हमें अभी से मुतबादिल मंडियां देखनी क्या कहते हैं फॉरेन ऑफिस? जी, क्रैकडाउन के हवाले से फॉरेन ऑफिस ने तो कोई इसके हवाले से जवाब नहीं दिया। आज भी उनसे सवाल हुए कि वहाँ पे प्राइवेट कन्वर्सेशन कुछ लोगों से आपकी हुई? जी, दुबई में कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तानी जिनके साथ हमारा रब्ता हुआ है, और इवन के एक गुज़िश्ता हफ्ते एक फ़्लाइट आई है जिसमें 20 के करीब पाकिस्तानियों को बुला के उसी वक्त डिपोर्ट किया गया, और चार्जेस भी नहीं बताए गए कि उन पर क्या चार्जेस है, और वो पाकिस्तानी इस वक्त इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। और मज़ीद पाकिस्तानी, बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पाकिस्तानियों की जो इस वक्त मुख्तलिफ जेल्स में है, UAE की मुख्तलिफ जेल्स में, और उन पर अभी तक कोई ख़ास एलिगेशन भी नहीं है। और एक अभी स्टेटमेंट सामने आई है UAE की जानिब से कि जिसमें उन्होंने ये जो 12 ममालिक थे जिन पे वीज़ा बैन किया गया, इनको अपने लिए सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया। ये बाकायदा तौर पे UAE के ऑफिशियल्स की यानी वो बात फिर उन्होंने तस्लीम कर ली जो पहले हमारे अफसरान बिहाइंड द सीन बातें करते थे, ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते थे, कि पाकिस्तान बेसिकली उन ममालिक में शामिल किया गया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। जी बिल्कुल, आज फ़ॉरेन ऑफिस से तो इस पर खैर कमेंट नहीं किया, लेकिन फ़ॉरेन ऑफिस से इतना ज़रूर बताया कि जो 12 ममालिक पे बैन किया गया है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ये मामला UAE के साथ उठाया गया है, लेकिन UAE की जानिब से वजूहात से आगाह नहीं किया गया, ये कहना था फ़ॉरेन ऑफिस का। जो बाकायदा पब्लिश चीज़ें हैं, जो बाकायदा इंटरनेशनली रिपोर्टेड चीज़ें हैं, उसमें ये बाकायदा UAE की अथॉरिटीज़ की जानिब से ये एक स्टेटमेंट सामने आया कि इन ममालिक के बाशिंदे UAE के लिए सिक्योरिटी थ्रेट थे। अब ये बईद क्यास भी है, मैं इसको समझने से थोड़ा सा कासिर हूँ कि वही लोग जो कि इन ममालिक को बनाने वाले हैं, आज अगर ये तरक्की याफ्ता है तो इसमें बहुत बड़ा रोल पाकिस्तानियों का, जिसको ये डिनाई नहीं कर सकते। हमारे बगैर ये ज़ीरो थे, तेल था, पैसा था, सारा कुछ था, लेकिन वर्क फोर्स, लेबर, इंजीनियर, डॉक्टर आज भी पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वहाँ पे इन ममालिक को आज इस शक्ल तक पहुँचाया, और अब ये लोग इनको डिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए देखें अनवर अब्बास, रियासतों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मफादात की बुनियाद पर होते हैं। कल पाकिस्तान की ज़रूरत थी तो डेफिनेटली पाकिस्तानी वहाँ पर जाते थे। अब अगर आज उन्हें अपनी क्रिपल्ड इकॉनमी को संभालने के लिए वो जो बॉन्ड्स उन्होंने बेचे हैं वो मैच्योर हो रहे हैं, उसकी पेमेंट्स के लिए अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर उन्होंने कोविड की वजह से जो नेशनल एक्सपो जिस पर इतना ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको उन्होंने अगले साल तक ले जाने की बात की है, तो अब
अगर पाकिस्तान उनकी मदद नहीं कर पाता और इसराइल और यहूदी पैसा जो है बिजनेसेस बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस आकर वहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं, तो ग़ुलाम मुर्तज़ा फिर उनकी ज़रूरत तो वो मुल्क पूरा करता है। तो अब रियासतों के ताल्लुकात तो अपने मफादात पर मबनी होते हैं, ये कोई दो इंसानों के दरमियान ताल्लुकात की तरह तो नहीं इसका फ़ैसला किया जाता। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि जिस तरह अभी अनवर अब्बास ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कासर हूँ, समझ साफ़ आ रही है, बिल्कुल डॉट्स को डॉट्स के साथ मिलाएं। वो कह रहे हैं कि अगर इज़राइली कंपनीज़ वहाँ पे आएंगी, उनके लोग आएंगे, उनके टूरिस्ट आएंगे, वो बहुत आना चाहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ जो इन ममालिक के लोग हैं इनके ऊपर नॉर्मली ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम है मुसलमानों पे कि ये इज़राइल के दुश्मन हैं, ये बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ दहशतगर्दी कर सकते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं और लोगों को अभी वीज़ा भी नया नहीं दिया जा रहा कि कहीं उनकी जो टाइज़ हैं जो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, थोड़ी सी मैच्योर भी नहीं हुई हैं, तो कोई ऐसा वाक़या बड़ा वहाँ ना हो जाए जिसकी बुनियाद पे उनके ताल्लुकात भी दोबारा से ख़राब हो जाए। तो ये बुनियादी वजह है वहाँ पे। और अच्छा, मैंने अनवर अब्बास से एक सवाल किया था कि हमें फ़ायदा क्या होगा। बहुत सारे लोगों से जिनसे मेरी बात हुई, जब मैंने उनसे ये सवाल किया तो उनका ये कहना था कि भारत का अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लुएंस बना है वो बेसिकली इसराइल के साथ जब उनके ताल्लुकात ठीक हुए हैं तो उन्होंने जो सारी इसराइली लॉबी थी वहाँ पर उसको बड़ी सफाई से, बड़ी इंटेलिजेंटली उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। और वो इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अमेरिका और भारत के दरमियान, उसकी एक बुनियादी वजह जो थी वो लॉबिंग, वो कंपनी सारी लॉबीज़ जो करती हैं, आपको पता है कि उसमें यहूदी कंपनियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। तो पाकिस्तान के जब ताल्लुकात इसराइल के साथ ख़राब थे और इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ ठीक हुए, तो इसराइल ने अमेरिका के अंदर जो सफारतकारी थी उसके लिए भारत की भरपूर मदद की और वहाँ पर कानून साजी भी ऐसी हुई। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो तमाम ग्राउंड जो है उसको उसने लूज़ किया। हालांकि अब पाकिस्तान का जो बयानिया है, जो अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात होती थी, पाकिस्तान ने उसको अबैंडन कर दिया। अफ़गानिस्तान में अब पाकिस्तान का कोई फेवरेट ग्रुप नहीं है, अमली तौर पर कोई ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से अभी जो रीसेंट ट्रिप था प्राइम मिनिस्टर का वो बहुत ही कामयाब हुआ। और उसके बाद अशरफ गनी साहब ने बहुत सारे पाकिस्तानियों को रिहा भी किया, क्योंकि पाकिस्तान ने ये यकीन दिलाया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप ने अफ़गानिस्तान को, कि जो अफ़गान पीस प्रोसेस है वो अफ़गान लेड होगा और आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करें यहाँ पर, जिसको मर्ज़ी हुक्मरान बनाएं, हम आपके मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये बात यकीन से हम समझ चुके हैं कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अमन नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं हो सकता। अब अगर इस तरह पाकिस्तान ने जो काम किए हैं और जो एक बहुत बड़ा एतराज़ होता था पाकिस्तान पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी करती थी, भारत के ईमा पर करती थी, तो अगर पाकिस्तान अब वो काम नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद हम अमेरिका में अब वाइट हाउस से बहुत दूर हैं, स्टेट डिपार्टमेंट से बहुत दूर हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इसकी बुनियादी वजह इसराइल और इंडिया के ताल्लुकात हैं। और वो जो विस्पर्स होती हैं सारी, वो इसराइली एजेंसी मोसाद के ज़रिए इंडिया करता है, जिसमें पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात, पाकिस्तान पर चीन के साथ मुकम्मल तौर पर जो अलायंस है उसकी जो बात करते हैं। हालांकि पाकिस्तान ये बार बार कह चुका है कि सी पैक एक ओपन प्रोजेक्ट है, अमेरिका भी अगर चाहे तो उसमें आके शिरकत कर सकता है। और बड़े अरसे तक पाकिस्तान अमेरिका के पीछे रहा, और जॉर्ज बुश जब पाकिस्तान आए थे तो वो वादा करके गए थे कि यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं वो फाटा के इलाकों में बनाए जाएंगे और जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनको अमेरिकी मंडियों तक रसाई दी जाएगी। लेकिन वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर ना हो सका और ना ही वो वादा कभी तकमील तक पहुँचा। अनवर अब्बास, आई वुड लाइक टू हैव योर कमेंट ऑन दैट। अच्छा, लेकिन मुझे ये कहा जा रहा है कि ब्रेक है, ब्रेक से जब हम वापस आऊँगा कि आप ये जो मैंने आपके सामने जो चीज़ें रखी हैं इस पर आप ज़रा अपना कमेंट दीजिए, कीपिंग इन माइंड योर कन्वर्सेशन विद द फॉरेन ऑफिस पीपल। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। डिबेट इस बात पर हम कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर इसराइल के साथ भारत के ताल्लुकात बहुत बेहतर ना होते और जिस तरह अब पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं जिन पर वो फॉलो अप है और जिन पर हम जा रहे हैं,
तो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा अमेरिका के नज़दीक हो सकता था। ये मैंने पूरी तफसील ब्रेक पर जाने से पहले अनवर अब्बास आपसे डिस्कस किया। आप क्या कहते हैं इस नोशन पे? आपकी फॉरेन ऑफिस में जो गुफ्तगू है उसके हवाले से बताइए। जी सर, दुनिया में मेनली 3 बड़ी ताकतें हैं, रशिया, चाइना और अमेरिका। अगर हम अमेरिका से दूर हो रहे हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन मज़ीद मौजूद हैं और चीन के साथ हमारी जो दोस्ती है हिमालय से ज़्यादा बुलंद है और टाइम टेस्टेड है, उसको आजमाया हुआ है। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, हम जियोग्राफिकली स्ट्रांग हैं। और जब अमेरिका और भारत के अच्छे ताल्लुकात थे, उस वक्त भी कैरी लोगर बिल जैसी ऐसी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी जो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल थी। आज भी हम अफ़गानिस्तान हमारे पास है, हमारा अफ़गानिस्तान में कसर रसूख है। हम CPEC अगर पाए तकमील तक पहुँचता है तो उसकी एक अपनी वैल्यू है। सेंट्रल एशिया में हम मौजूद हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं वस्ती एशियाई रियासतों के साथ। तो ये नहीं कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं है, पाकिस्तान के पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और हमें आज या बाद में आने वाले वक्त में हमें एक फ़ैसला करना है कि हमें चीन और अमेरिका में से किसी एक को नहीं, वो तो हम फैसला कर चुके, प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके, हम तो CPEC की तरफ जा रहे हैं और हमारे पास कोई अब चॉइस नहीं रही। जो इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हुए हैं, और भले हम इसराइल को रिकग्नाइज करें या ना करें, अब हमने वी हैव मिस दैट बस, हम उससे वो तो हम जा चुके हैं। लेकिन जिस बात पर हम डिबेट कर रहे हैं कि ये जो सारी गुफ्तगू है, मुर्तज़ा आप भी, मैं चाह रहा हूँ कि इस पर कमेंट दें। जो टर्की है उसके ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, मिस्र के ताल्लुकात हैं, अब UAE के ताल्लुकात हैं, बहरीन के ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो इसराइल की पॉलिसीज़ हैं उसको वो ओके कर रहे हैं। वहाँ पर वो बिल्कुल उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। जिस तरह हम भारत के साथ हमारे ताल्लुकात तो ज़रूर हैं, लेकिन कश्मीर का मसला हो, दूसरे कई मसाइल हैं, उस पर हम भारत की खुलकर मुखालफत करते हैं। समी साहब, इस सारे मामले में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें। अगर आप देखें कि ईरान और इज़राइल के दरमियान जो मामलात हैं उसको भी, उनके खित्ते का बहुत अहम मुल्क है और पाकिस्तान के साथ उसके बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान जो हैं उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत सारे वक्तों में खट्टी भी रही हैं, कभी कभी मुखालफत में भी रही हैं। तो ये नरम गरम इनके साथ चलते रहे हैं। इसी चीज़ को अगर हम ये देखें कि पाकिस्तानी कौम की तरबियत क्या की गई है, पाकिस्तान के तमाम जितने भी आप 73 ईयर्स से ले आज तक आप देख लें, जब कि हमें पाकिस्तान से हमें यही एक बात ही कही गई है कि इज़राइल दुश्मन है और जो यहूदी हैं वो इस्लाम के दुश्मन हैं, वो पाकिस्तानियों के दुश्मन हैं, वो आपको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये चीज़ उस वक्त को लेके मुर्तज़ा, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसराइल ने उसकी मुखालफत की और पाकिस्तान हर मुमकिन उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान ये जो न्यूक्लियर एसेट्स है वो ना बना सके। ये तो पाकिस्तान की हिम्मत है, उसमें क्रेडिट गोज़ टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड ऑल्सो क्रेडिट गोज़ टू ज़ियाउल हक एंड देन आफ्टर दैट ऑल्सो क्रेडिट गोज़ टू नवाज शरीफ के, उन्होंने ये ब्लास्ट किए। तो एक वो चीज़ ऐसी है जिस पर पाकिस्तान ने बड़ी हिम्मत से काम किया, किसी तरह का भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो वो एक, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो हमारे मुखालिफ रहा है और अब भी हमारा मुखालिफ है। सवाल इस वक्त ये है कि जो सफारती ताल्लुकात हैं, क्या उसका मतलब ये है कि आप किसी मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं उसको आप ओके कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है। अच्छा, अब ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। जो पाकिस्तान के लोग हैं, हम कतई तौर, अब बिल्कुल आपने बजा फरमाया, कायद आज़म ने भी ये कहा और फिर बैतुल मुक़द्दस से फ़लस्तीन के साथ हमारा एक उन्स है, हमारा एक जज्बातियत है। और फिर अल्लामा इकबाल के भी वो हमारे पास हैं कि नील के साहिल से लेकर ताब बखा के काशगर, मुसलमान एक उम्मा, पूरी एक उम्मत का नाम है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर। हैविंग सेड दैट, अभी की जो सूरत हाल है उसमें ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जो भी बात हो रही है, मैं, क्योंकि वक्त हमारे पास ज़्यादा नहीं है, मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि ये कोई फिलर है, कोई सोच चल रही है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने तो बिल्कुल टोटली ये बात कही कि जी बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मैं अभी फ़ॉरेन ऑफिस की एक ब्रीफिंग में था, वहाँ पर हमारे अस्करी लोग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, पाकिस्तान के लिए एक ये जज्बाती इशू है और हमारे लिए ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है। हम जो अपना असूली मौक़िफ़ है वो नफ़ा नुकसान देख कर उस पर हम कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। देखें, एक वक्त था जब बात कही गई थी कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, ठीक है।
अब भी शायद हमें उन हालात की तरफ धकेला जा रहा है कि जो अभी यूएई से पाबंदियाँ लग रही हैं, दूसरे जो हमारे देखें हमारे पास कोई प्रोडक्शन लेवल नहीं है, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं है बहुत बड़ी, हमारे पास $20 बिलियन का तो जो तो करना पड़ेगा ना, आपको अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप नहीं खड़े होते तो फिर तो आप कासा लेके इसी तरह फिरते रहेंगे और ज़लील-ओ-ख्वार होते रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपको मुआशी तौर पे बहुत ज़्यादा तंग किया जाएगा और अभी उसका अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी पॉलिसी साज हैं हमारे, उनको इसको ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड इसको देखना होगा। और अगर या इसमें पूरी डिबेट कराएं आप, या पूरी डिबेट पार्लियामेंट में डिबेट हो, मुख्तलिफ फोरम्स पर डिबेट हो, यूनिवर्सिटियों पे डिबेट हो, और फिर इस इशू पे आप रेफरेंडम कराएं जी। लेकिन ये एक बहुत पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत सेंसिटिव है। अगर किसी ने कोई बात कही है और उसने कोई बहस छेड़ी है, तो बहस करने से, गुफ्तगू करने से मामले के मुख्तलिफ जो जहतें हैं वो सामने आती हैं और फिर आप कोई एक फ़ैसला करने की पोजीशन में आ जाते हैं या उसी फैसले पर स्टिक रहते हैं। लेकिन एक जब डिबेट हो, अवाम एक दफ़ा उसमें सुन ले सारी बात और भले उस पर फिर रेफरेंडम के ज़रिए एक फ़ैसला कर लिया जाए, ताकि दिस इशू मस्ट बी सेटल्ड वंस फॉर ऑल। टैबूज़ नहीं होने चाहिए, टैबूज़ नहीं बनने चाहिए, क्योंकि इस इशू को हमने टैबू बना दिया है। इसके ऊपर बात करना भी, जब किसी को भी कोई बात की जाती है कि ये यहूदियों का एजेंट बन गया जी, ये यहूदियों का एजेंट बन गया, ये फ़लाँ का एजेंट बन गया, ये गद्दार, ये यहूदी एजेंट या फ़लाँ, इस चीज़ से परे होके हट के हमें एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट की जानब जाना होगा। पढ़े लिखे लोग भी, ठीक है, वक्त ख़त्म हो गया। मरियम साहबा कहती हैं कि जेल में चूहों का बचा हुआ खाना दिया, फफूंदी लगी रोटी दी और पता नहीं हमारे साथ क्या कुछ हुआ। अब ये मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू बिलीव, क्योंकि ये वही मरियम नवाज़ हैं जिन्होंने कहा था कि लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पूरी दुनिया ने देखा और फिर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इनकी निकली। अब ये फिर इन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो दादी के इंतकाल का नहीं पता चला, हालांकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो 12 साढ़े 12 बजे हुआ था, ये बिलोर हाउस में थी। किसी ने अगर इनको नहीं बताया तो उसका मुद्दा भी इन्होंने डाल दिया पाकिस्तान की हुकूमत पर। और अभी कह रही हैं चूहों की फफूंदी लगी रोटी और पता नहीं क्या कुछ। ये आप समझते हैं कि ये जो बातें कर रही हैं कोई इस पर यकीन करेगा, या आप समझते हैं ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है ये बातें, क्योंकि हमें तो उन सब खानों की फहरिस्तें भी हमें मालूम थी जो मियाँ साहब को वहाँ प्रोवाइड किए जाते थे। हमने खुद ये स्टोरी की थी जिस वक्त ये सर्विसेज हॉस्पिटल में थे और पूरे पाकिस्तान में ये बताया जा रहा था कि इनके प्लेटलेट्स काउंट पता नहीं गायब ही हो गए हैं, प्लेटलेट खून से निकल गए। ये कीमे वाले नान मंगवा के खा रहे थे और बड़ा हम पर मजाक भी लोगों ने किया, नून लीग वालों ने फिक्रे भी कसे। लेकिन ये बिल्कुल ये हमारे पास कंफर्म इत्तला थी। एक नहीं, दो तीन नान मियाँ साहब स्पेशल इंज लाल करा के ओवन दे विच ना इंज जबरदस्त कड़कड़ कर दे दही दे नाल जनाब ये नान इन्होंने खाए, लेकिन मानते नहीं थे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और खाने के मामले में मैं बताऊं आपको, ये तो हो ही नहीं सकता। जहाँ पे जेल में भी रहे हैं वहाँ जेल मैनुअल के मुताबिक कभी इनको डील नहीं किया गया। इनको स्पेशल इनका खाना इनके घर से आता था। अगर घर में मरियम साहबा भेजती थी उनको फफूंदी लगा खाना तो फिर शायद मियाँ साहब खा लेते होंगे, लेकिन जितने वो नफीस आदमी है खाने पीने के मामलात में हमने काफ़ी अरसा उनको देखा है। एक और बात जरूर ऐसा हो नहीं सकता। फिरदौस आशिक अवान साहब ने ये बात कही थी, कल भी मैंने इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा जी कि ये जब खुद गए थे तो चार्टर प्लेन में, अब माँ की मैयत जो है उसको इन्होंने कार्गोज में भेज दिया। सर ये बहुत ही हसास इशू है और इसके ऊपर और भी बातें हुई हैं, लेकिन मोहतरमा की जो मौत है उनकी, हम उसके ऊपर बात ना करें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये वो पॉलिटिकल फिगर हैं फिरदौस आशिक अवान साहबा भी और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी। तो आपस में इनकी बातें होती है, कोई बात नहीं कर रहे। हम तो देखें ना, माएँ कहते हैं ना, माएँ साझी होती हैं। माँ जिसकी मर जाए उसी को पता है कि माँ का दुख क्या है, माँ का दर्द क्या है। तो ऐसे वक्त में हमने तो कोई बात नहीं करनी कि वो किस जगह से भेज रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब को हो गया कोरोना, तो अब ये साथ में और बहुत सारे लोगों को भी हो गया। अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। और ये इनसे हुकूमत भी कहती रही ये बाज नहीं आए और अब खुद भुगत रहे हैं उसको। सियासी जद्दोजहद जब मर्जी कर लें, अभी इसको जद्दोजहद क्या सियासी, मतलब ये कुछ सियासत है? देखें बात यही है भाई, मुकदमे या करप्शन के मुर्तजा उसके बच्चे ये तो कहते हैं ना जी हमारी विक्टिमाइजेशन है। माल तो इन्होंने नहीं बनाया सारा। वो जो अकाउंटेंट, वो जो पैसे अकाउंट्स में निकल रहे हैं, 15 शुगर मिले हैं ओमनी ग्रुप की,
बात ये भी करें ना कि इमरान खान साहब मौजूद हैं, उनके लिए कोई ना कोई प्रेशर ग्रुप होगा जो उनके ऊपर प्रेशर रखेगा, कोई बात करेगा या उनको अपोजिशन उनकी करेगा, तो वो अपोजिशन कर रहे हैं। लेकिन कोरोना के ऊपर अपोजिशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोरोना का हाल उन्होंने खुद देख लिया है। इनको यकीन है कि हम हुकूमत में दोबारा आएंगे। मैं आज अता तारड़ साहब की बातें सुन रहा था, वो पता नहीं क्या अजीब ही कहानियाँ बयान कर रहे थे कि हम बताएंगे, तुम्हें इसका जवाब देना होगा और ये तुम्हें भी जाएंगे, तुम भी जेल में जाओगे, और इस तरह से क्या बातें कर रहे हैं अता तारड़ साहब। मैं तो उनको अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान बड़ा, लेकिन वो इस तरह की बातें बिल्कुल, ये तो ऐसा लगता है गुस्से में बिल्कुल अंधे हो गए हैं मुर्तज़ा। वो उम्मीद दिलानी पड़ती है अपने वोटर्स को। आपको पता है कि सियासी जमातें अगर ये बातें नहीं करेंगी तो फिर वोटर्स जो हैं वो भी बदल हो जाएंगे और फिर बिल्कुल ही छोड़ देंगे। जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इनकी ज़रूरत। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा। अनवर अब्बास, बहुत शुक्रिया। बड़ा सेंसिटिव इशू है इसराइल की रिहाइश पर। जो भी कोई फ़ैसला हो वो आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। आप इस पर डिबेट करा सकते हैं, आप इस पर रेफरेंडम करा सकते हैं। और ये इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि किसी मुल्क को रिकग्नाइज़ करने का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी कोई पॉलिसीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं या आपने अपना जो प्रिंसिपल स्टैंड है उसको गिव अप कर दिया। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।